नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों से मैं माफ़ी का पात्र हूं क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे कि हमारा जो कैमरा है वो दिक्कत कर गया था, तो कैमरा रिपेयर होने के लिए गया था, तो इस वजह से क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन अब जो है आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। तो क्लास 9 का हम चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। इसके बारे में मैंने आपको जो कुछ इसके बेसिक्स थे वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्लियर कराए थे। तो आज उसी वीडियो को आगे जो है हम उसी चैप्टर को आगे कैरी ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ्रांस का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग फ्रांस में क्या चल रहा था। तो जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे तो हम सब कुछ जानेंगे। बस आपको हमारे साथ धैर्य बना के रखना है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। बशर्ते ये है कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ना इधर उधर की बातों पे ज़्यादा फोकस करना है। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। चीज़ें आपको पूरे चैप्टर की बेसिक्स जो है वो मैंने आपको क्लियर करा दिए थे और जो बची हुई चीज़ें वो आपको जो है आगे आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो अगला हमारा टॉपिक है कि भाई हमने बेसिक्स तो बिल्कुल पढ़ लिए थे, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई फ्रांस के जो लोग थे ना, जो हमने 3 स्टेटस पढ़े हुए थे, हमने पढ़ा था ना पिछले वाले वीडियो में। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि साहब फ्रांस का जो स्ट्रक्चर था ना, वहाँ के लोगों का जो स्ट्रक्चर था, मतलब वहाँ का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, तो हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ पे प्रथम स्टेटस के लोग थे, द्वितीय स्टेटस के लोग थे, तृतीय स्टेटस के लोग थे। तो इनके जीने का संघर्ष, मतलब इनकी लाइफ, डेली लाइफ चल कैसी रही थी। डेली लाइफ की जब बात करते हैं तो फ्रांस में पहले हम आबादी को जान लेते हैं। साहब आबादी क्या थी फ्रांस की, तो उससे चीजें हमको जो है समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहां पे मैंने शायद 23 करोड़ बताया। 23 करोड़ नहीं है, 2.3 करोड़ है। उसको वहां पे जो है थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मेरा फॉल्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो पॉइंट ना पढ़ के मैं 2.3 ना पढ़ के उसको मैंने 23 करोड़ बता दिया था। हालांकि वो डेटा गलत है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा, फ्रांस में जब जीने के संघर्ष की बात करते हैं, आम लोगों का जीवन कैसा चल रहा था, तो फ्रांस में आबादी की बात करेंगे पहले। आपको पता होना चाहिए कि 1715 में 1715 में फ्रांस की आबादी कितनी थी? फ्रांस की आबादी थी 2.3 करोड़। कितनी थी? 2.3 करोड़ वहां पे आबादी थी। और जब बात करते हैं भाई, जब आपका लुई 16 वहां पे जब शासक बना, राजा बना, तो उस टाइम पीरियड में कितनी हो गई थी? 2.8। यानी कि हमने क्या देखा, 1715 से लेके 1715 से लेके 1789 तक टोटल जो है कितने का इंक्रीमेंट हुआ वहां पे? 50 लाख का। कितने लाख लोगों का इंक्रीमेंट हुआ? 50 लाख लोग जो है वो इंक्रीज हो गए पॉपुलेशन में। कहां पे? फ्रांस में। तो जब 50 लाख लोग बढ़े तो इससे प्रभाव क्या पड़ा? सब इससे प्रभाव क्या पड़ा कि हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी देश है, जैसे भी भारत है, भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। क्या जनसंख्या के साथ में हमारे पास जो उपजाऊ जमीन है उसका एरिया बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। ये कहीं नहीं होगा भाई। हमारे पास उपजाऊ जमीन आज से पहले भी उतनी थी। हाँ, ये था तब हमारे पास बंजर जमीन थी। इसको हालांकि हम पढ़ेंगे, मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर होता है ज्योग्राफी में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो हुआ क्या, इससे प्रभाव क्या पड़ा कि 50 लाख लोग तो बढ़ गए। 1715 से 1789 आया, 1715 से 1789 तक का टाइम पीरियड आया। तब तक फ्रांस में 50 लाख लोगों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इससे हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि साहब फ्रांस में कोई उपजाऊ जमीन नहीं बढ़ी। अब जब उपजाऊ जमीन नहीं बढ़ेगी तो साहब पहले भी जितनी जगह में गेहूं हो रहा था, आज भी उतनी ही जगह में गेहूं हो रहा है। तो आज से 50 साल पहले जितनी जगह में गेहूं हो रहा था उतनी जगह में आज भी हो रहा है। यानी कि उत्पादन तब भी जितना था आज भी उतना ही है। तो हुआ क्या, उपजाऊ जमीन नहीं बढ़ी, तो जिसकी वजह से हमारा उत्पादन भी नहीं बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ा नहीं और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। क्यों? क्योंकि खाने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन खाने की चीजें अभी भी उतनी थी। तो उससे क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई। अब जब खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई तो उससे हुआ क्या कि भुखमरी के हालात। साहब जिनके पास पैसा था वो तो आसानी से खरीद पा रहे थे। अब जिनके पास पैसा नहीं था वो चीजों को खरीद ही नहीं पा रहे थे। अब जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो उनको भूखे पेट रहना पड़ेगा। भूखे पेट रहेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो इस टाइप की जो सिचुएशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? भुखमरी। ठीक है। तो भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए। भुखमरी के हालात उत्पन्न होने से क्या हुआ? अच्छा, ये हालात उत्पन्न क्यों हुए? क्योंकि खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। अब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम जो है मांग और उत्पादन दोनों को पढ़ते हैं, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जब यहाँ पे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि जो पाव रोटी वहां के लोग खाया करते थे उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई। अब कीमत में वृद्धि हुई तो जो पैसे वाले लोग थे वो तो आसानी से खरीद पा रहे थे, और जो गरीब लोग थे वो नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि साहब खाद्य पदार्थों की कीमत तो बढ़ गई,
पावरोटी की कीमत बढ़ी लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी थी। मजदूरी आज पहले भी जितनी चल रही थी उतनी आज भी चल रही, पहले भी जितनी चल रही थी उतनी ही आज भी चल रही है। तो चीजों की जब दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो गरीब तबका होता है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। यही हुआ फ्रांस में। इस समय तक क्या था कि राजा अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, ये आम लोगों का संघर्ष चल रहा था। इससे हुआ क्या, सब अमीर और गरीब के बीच में जो गैप था ना वो बढ़ गया। अब अमीर और गरीब के बीच में जब गैप बढ़ा तो गैप बढ़ने से हुआ क्या कि भाई अमीर और गरीब, भाई अमीरों को तो चीजें आसानी से मिल रही थी, मिल किसको नहीं पा रही थी, गरीबों को। तो खाद्य पदार्थों के लिए लड़ाई झगड़ा एक आम बात हो गई थी। जैसे आज के टाइम पे सिचुएशन बनी हुई है, कहाँ पे, पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि आटे दाल के लिए वहां पे एक लड़ाई होना एक आम बात हो गई। यही सिचुएशन हो गई कहाँ पे, फ्रांस में। और जिससे क्या हम समझ सकते हैं कि जब ये आम बात हो गई खाने पीने की चीजों के लिए लड़ाइयां, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई फ्रांस में इस समय पे लोगों का जीवन बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई अगर आपको खाने पीने की चीजों के लिए लड़ाइयां करनी पड़ रही हैं, आपको अपना मतलब एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको चीजें आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, तो आपका जीवन बहुत कठिन है। तो ये स्थिति हो गई थी फ्रांस में। तो हम ये बात कह सकते हैं कि साहब फ्रांस में 1789 के पीरियड तक बहुत कठिन जीवन था। कैसे कठिन था मैंने आपको पूरा इलेबरेट कर दिया। चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप एक बार जो है वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, है? और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार वो लोग पहला वीडियो जरूर देख के तब यहाँ पे आए, तो चीजें आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि जब जीवन इतना कष्ट में हो गया तो भाई लोग जो है जब पानी में डूब रहे होते हैं ना, तभी वो सोचते हैं कि हमको तैरना सीखना चाहिए था, और उसी टाइम पे वो ज्यादा हाथ पैर चलाता है। तो ऐसा ही हुआ फ्रांस में कि लोगों का जीवन बहुत कष्ट में था। तो वहां के जो लोग थे ना, मध्यम वर्ग, मतलब वहां के जो लोग थे, लोग कौन से स्टेटस के, तृतीय के। सबसे ज्यादा जीवन किसका कठिनाई में चल रहा था, तृतीय स्टेटस के। तो तृतीय स्टेटस से ही किसका उदय होता है, मध्यम वर्ग का। एक नया क्लास निकल के आता है, कौन से स्टेटस से, तृतीय स्टेटस से। वहां हमने पढ़ा था ना तृतीय स्टेटस में कौन था, गणित साज और भी बहुत से लोग। तो उन्हीं में से क्या निकल के आता है, मध्यम वर्ग निकल के आता है। कहां से, तृतीय स्टेटस से। तृतीय स्टेटस से दो टाइप के लोग निकलते हैं, एक तो जो व्यापारी वर्ग होता है वो निकलता है, एक जो इसी तृतीय स्टेटस में जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सनालिटी के जो लोग थे वो निकल के आते हैं। कि व्यापारी वर्ग से जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो फ्रांस में साहब ऊनी वस्त्र का काम कर रहे थे, ऊनी कपड़े बेचते थे। अब ऊनी कपड़ों का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि यूरोप में जो फ्रांस है ना वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है। हमने पढ़ा था ना वहां पे कि भाई हर बार पावरोटी के दाम क्यों बढ़ जाते थे, क्योंकि वहां पे जो है बर्फ पड़ जाती थी फसल पे। तो यही हुआ। शिक्षित वर्ग से कौन, वकील और प्रशासनिक सेवा, मतलब जो आईएएस पीसीएस थे वहां के वो लोग, और जो वकालत वगैरह कर रहे थे वो लोग। तो ये दोनों लोग निकल के आते हैं, और यहीं से किसका उदय होता है, मध्यम वर्ग का। तो आपसे कोई पूछे मध्यम वर्ग में कौन लोग आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, व्यापारी वर्ग और दूसरा शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग से कौन आता है, वकील और प्रशासनिक सेवा में लगे हुए तृतीय स्टेटस के लोग। और व्यापारी वर्ग में कौन आता है, जो तृतीय स्टेटस के लोग फ्रांस में ऊनी वस्त्र बेचते थे वो लोग। इन दोनों वर्गों का क्या मानना था, ये जो शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग के लोग थे इनका मानना था कि भाई जन्म से किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किनको विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, कि जो भी राजा वगैरह, जिनको ये कहा जाता था कि भाई राजा के अंदर देवी है देवता है, इस टाइप की थ्योरी चल रही थी। तो इनका ये मानना था साहब किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए जन्म से, आप जैसा काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अधिकार मिलने चाहिए। तो जन्म से किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, ये विचार थे। और ये विचार दिए किसने थे, दो व्यक्ति आते निकल के, एक जियो जॉक रूसो और दूसरे कौन, जॉन लॉक। ये दोनों अच्छे दार्शनिक थे, दार्शनिक के बारे में आगे हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये तो दार्शनिक थे ना, इनका विचार ये था कि भाई किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और इन्होंने अपनी अपनी रचना टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज का जिक्र भी किया था। इसी टाइम पीरियड में एक और व्यक्ति था फ्रांस में, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने साहब एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो आपसे कोई पूछे कि रूसो की पुस्तक कौन सी थी, तो रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी, टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट। और जब आपसे कोई पूछे मोंटेस्क्यू ने कौन सी लिखी थी, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में पहली बार द स्पिरिट ऑफ लॉज में जिक्र किया गया था कि भाई शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए, कि जो पावर होती है पावर का बंटवारा कैसे हो। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने। और मोंटेस्क्यू ने कहा दिया था, अपनी रचना कौन सी, द स्पिरिट ऑफ लॉज में। उम्मीद है चीज आपको जो है ये बात आपको बहुत क्लियर से समझ में आ गई हो। तो ये जो व्यक्ति था ना, इसने सिद्धांत दिया और इसने सत्ता के बंटवारे की बात की। इसने कहा कि जो पावर होती है ना, सत्ता, उसका बंटवारा होना चाहिए। और उसको कैसे बांटना चाहिए,
उन्होंने वो थ्योरी भी दी थी। उन्होंने कहा कि साहब 3 अलग अलग सेक्शन होने चाहिए, एक को हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, एक विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। तीनों में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। और इस बात की जो ये थ्योरी थी, ये सबसे पहले किसने दी थी? मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू ने सत्ता के बंटवारे को लेकर अपने विचार दे दिए। तो उनके इन विचारों का लोगों के बीच में क्या प्रभाव पड़ा? तो लोगों के बीच में इन विचारों पर क्या हुआ, इन दार्शनिकों के विचारों पे जो है लोग चर्चा करने लगे। चर्चा कहाँ होने लगी? तो इन्हीं जो ये मोंटेस्क्यू थे, रूसो थे और जियोलॉग थे, इनके जो विचार थे, अब ये कॉफी हाउस और सैलूनों में इन विचारों पे चर्चा होने लगी। लोग यहाँ एकत्रित होते और इन्हीं बातों पे अब जो है डिस्कशन जो है वो होने लगा, लोगों में बहस होने लगी। अब बहस होती है तो आपने देखा होगा कुछ लोग किसी एक विचार को फेवर करते, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। इस टाइप की जो है लोगों के बीच में अब जो है बातें चलने लगी। और होता क्या है, जब लोगों के बीच में ये सब बातें चल रही थी, इसी टाइम पीरियड में लुई 16 क्या काम करते हैं कि वो अपनी जो वो नई कर नीति लेके आते हैं, जिसमें वो तृतीय स्टेटस पे और कर लगाते हैं। तो वो वाली नीति जो है वो यहाँ पे जो है लागू कर देते हैं। जैसे ही लुई 16 इस प्रपोजल को लेके आते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि लोगों में बातें तो चली रही थी, तो लोग जो है वो अब लुई 16 के इस नीति का विरोध करने लगते हैं। अब लोगों के बीच में जब ये बातें चल रही थी, लोग इन नीतियों का विरोध करने लगे। और जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो यहीं से ये माना जाता है कि साहब यहीं से जो है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? जब लुई 16 ने नई कर नीति को लागू किया। तो हमने यहाँ तक की चीजों को बड़े आसानी से सीखा, जाना, एक एक चीज पे हमने बारीकी से बात की। और उम्मीद है आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आती रहें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोग कभी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो या किसी भी टीचर का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है। अगर आपको अच्छे नंबर्स गेन करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। आप इसके चक्कर में मत रहिए कि सर हमको पीडीएफ मिल जाएगी या कहीं से हम पीपीटी हम अपलोड कर दीजिए, हम वो रख लेंगे प्रिंट आउट। नहीं, आप अपने हाथों से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप जब अपने हाथों से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। आप दोबारा से जब उसको रिवाइंड करेंगे ना, तो आपको चीज़ें चंद सेकंडों में जो है समझ में आ जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए हम आगे बात करते हैं कि जब यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई, तो क्रांति की शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि क्रांति की शुरुआत होती कैसे कि लुई 16 एक बैठक बुलाते हैं। कहाँ पे बुलाते हैं? वर्साई के भवन में। और कब बुलाते हैं? 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को लुई 16 वर्साई के भवन में एक मीटिंग बुलाते हैं। और ये मीटिंग किसकी होती है? स्टेटस जनरल की। सब स्टेटस जनरल मैंने आपको बताया था स्टेटस जनरल क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, एक बॉडी थी, राजनीतिक संस्था थी, जो राजा को विचार देती थी कि अगर भाई कोई भी नई चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है, तो जैसे इन द परसेप्शन आप देख सकते हो, इंडिया की बात करते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो मन आएगा वो कर देगा। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वहां पे आपको अपना प्रपोजल देना होता है और लोगों को जब आपका विचार अच्छा लगेगा तभी आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई विरोध करता है तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। तो जो लोग ये बातें करते हैं कि उन्होंने साहब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? लोकतांत्रिक देश में लीडर ऑफ अपोजिशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। तो सत्ता जब किसी एक व्यक्ति के पास जाती है ना, तो पावर की भूख सभी को होती है। जैसे आप हैं, हम हैं, सबको पावर चाहिए। और एक बार पावर दे दी जाती है ना, तो वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप, हाथी के मुंह में गन्ना देने जैसा होता है कि एक बार अगर आपने किसी को पावर ज्यादा दे दी, फिर आप उससे पावर का कट ऑफ सोच ही नहीं सकते हैं, कभी वो चाहेगा ही नहीं भाई। आप अपने आप से अज्यूम करिए कि आपको अगर मोर पावर्स दे दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पावर दे दी जाए, क्या जब वो आपसे कम की जाएंगी तो आप शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो यही था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या था कि एक स्टेटस जनरल थी। तो स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी अनुमति लेना राजा को बहुत जरूरी था। भाई राजा कोई भी नया काम करेगा तो उसको साहब स्टेटस जनरल से पूछना पड़ेगा। अब ये स्टेटस जनरल था क्या? ये एक साहब एक राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था में सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 1200 सदस्य, 1200 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें से 300 कौन से स्टेटस से आते थे? प्रथम स्टेटस। याद करिए, पिछले वाला वीडियो आपको अगर याद है तो वहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे पूरे की पूरी फ्रांस की सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। प्रथम स्टेटस जिसमें पादरी वर्ग आता था, सेकंड क्लास जिसमें अच्छे और मतलब पैसे वाले लोग आते थे, और थर्ड स्टेटस जिसमें गरीब मजदूर आते थे। तो 300 लोग प्रथम स्टेटस से थे, 300 मेंबर्स जो थे वो द्वितीय स्टेटस से, एंड 600 मेंबर्स जो थे वो तृतीय स्टेटस से थे। टोटल
और ये जो स्टेटस जनरल थी इसमें टोटल मेंबर्स का नंबर कितना था 1200। और जो तृतीय स्टेटस था ना, इसका नेतृत्व साहब कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहे थे शिक्षित और समृद्ध। समृद्ध का मतलब सेकंड क्लास के लोग, मतलब डिसीजन लेना है थर्ड क्लास के लोगों के लिए, मतलब तृतीय स्टेटस के लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए सोचेगा कौन? सेकंड स्टेटस। तो ये संभव हो सकता है क्या? जैसे मुझे अगर आपके बारे में डिसीजन लेना है तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, ना कि मैं आपके बड़े भाई से पूछूं कि आपका छोटा भाई क्या चाहता है, या आपकी छोटी बहन क्या चाहती है, या आपकी बड़ी बहन क्या चाहती है। भाई जिसके बारे में डिसीजन लेना हमको उससे पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ जब ऐसा नहीं था और उसके बाद क्या था कि साहब ये जब भी ये स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी ना, तो इसमें होता कौन नहीं था? इसमें ना तो औरतें हुआ करती थी, औरतें किसी भी क्लास की नहीं होती, ना फर्स्ट स्टेटस सेकंड एंड थर्ड किसी भी स्टेटस की कोई भी महिला नहीं होती थी। उसके बाद मजदूर नहीं होते, उन्होंने साहब आप गरीब मजदूर हैं, आप तो हो ही नहीं सकते इसमें। ठीक है भाई। उसके बाद किसान भी नहीं हो सकते थे साहब। मजदूरों और किसानों को तो आपने बाहर कर दिया, जिनसे आप सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हो उनको तो आपने बाहर रख रखा है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। अरे भाई जिसकी बात हो रही वो तो है ही नहीं वहां पे। उसमें थे कौन? सेकंड क्लास के लोग। अब सेकंड स्टेटस के लोग तो यही कहेंगे ना कि नहीं नहीं बढ़ा दीजिए तृतीय स्टेटस के लोगों पे और टैक्स। भाई एक तो वो पहले ही ज्यादा टैक्स दे रहे थे और से फिर से बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे ये लोग? भाई क्या करेंगे? गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, विरोध करेंगे। यही होता है। लेकिन स्टेटस जनरल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका एक नियम था। नियम क्या था? एक ही नियम पढ़ेंगे, वैसे नियम तो बहुत सारे थे इनके। एक नियम क्या था इनका? प्रत्येक वर्ग को एक मत करने का अधिकार था। ये था कि भाई कि जो भी मेंबर्स रहेंगे वो सभी एक एक वोट कर सकते हैं। तो टोटल मेंबर्स थे 1200, जिसमें से 300 प्रथम स्टेटस से, 300 थे सेकंड स्टेटस से, 600 थे थर्ड स्टेटस से। तो टोटल में जो वोट थे वो थे 1200 और सबको एक एक वोट डालने का अधिकार था। तो तृतीय स्टेटस के लोगों ने यह कहा कि उन्होंने साहब ऐसा करिए, आप वोट कराइए। उन्हें वोट कराएंगे तो हम देखेंगे, अगर निर्णय हमारे फेवर में आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, जो आप चाहते हैं वो करिए। जैसे ही ये मांग तृतीय स्टेटस के लोगों ने रखी तो इस मांग से हुआ क्या? राजा ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने नहीं नहीं भाई आपको तो हम वोट डालने का अधिकार ही नहीं देंगे, वोट नहीं, आप नहीं वोट डालेंगे। तो जैसे ही ये बात कही, ये बात जैसे ही राजा के समक्ष रखी, और राजा के समक्ष मतलब स्टेटस जनरल ने इस मांग को क्या कर दिया? उन्होंने साहब आपको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं हुआ। इस बात की चर्चा हमको कहाँ मिलती है? रूसो की रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। हमने अभी तक टोटल 3 किताबें पढ़ी हैं, टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद हमने मोंटेस्क्यू की कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज, और रूसो की कौन सी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से एक किताब आपसे एग्जाम में 100% पूछी जाती है। ये तीनों किताबें आप कहीं पर भी नोट बना के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये जो है स्पेशल करके जो है आपको बताया हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिएगा। कभी भी बुक्स वगैरह अगर कहीं पे भी आपसे पूछी जाती है ना, तो उसको जो है आप स्पेशल करके लिखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे हुआ क्या कि भाई अब परिणाम क्या निकला कि जब मांग को निरस्त कर दिया गया तो इससे परिणाम क्या निकला? इससे परिणाम ये निकला कि भाई तृतीय स्टेटस के लोगों ने कहा कि आप हमको वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे, आप हमको जब वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे तो आप ऐसा करिए, हम तो जा रहे हैं। वो लोग वहां से नाराज होकर निकल गए। अब वो लोग वहां से नाराज होकर निकले और उन्होंने क्या किया? जब वो वहां से नाराज होकर निकले तो उन्होंने अपने आप को क्या किया? पूरे फ्रांस का प्रवक्ता घोषित किया। उन्होंने ठीक है, आज से हम लोग जो कहेंगे वही फ्रांस कहेगा, मतलब महेंद्र बाहुबली की तरह, मतलब जो बाहुबली कहेंगे वही होगा। मतलब अब तृतीय स्टेटस के लोग जो बात कहेंगे ना वही पूरा फ्रांस कहेगा। ये बात उन्होंने अपने आप को जो है वहां स्टेटस जनरल की मीटिंग से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद 20 जून 1789 को, 12 जून 1789 को क्या किया? उन्होंने बरसाए में एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे वो एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने आप को जो है अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब हम ही जो है, कौन से? तृतीय स्टेटस के लोगों ने खुद को ये बोला कि अब हम ही लोग जो हैं वो पूरे फ्रांस की नेशनल असेंबली है। और ये नेशनल असेंबली क्या काम करेगी? ये नेशनल असेंबली क्या करती है कि एक प्रस्ताव लेके आती है। उन्होंने साहब एक प्रस्ताव लेके आते हैं, और ये प्रस्ताव होता है किससे रिलेटेड? संविधान को तैयार करने से। तो इस तरीके की कहानी जो है मैंने आपको बताई, इस तरीके को डिट्टो याद रखना। आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आप उस क्वेश्चन को आराम से बड़ा इजीली तरीके से टैकल कर सकते हैं। लिखने का तरीका आपको पता ही है, आपको कहानी के तौर पे मैंने बताया है, और उम्मीद है जो चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आई होंगी। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट, इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है
वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।